हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेरी दोस्त शारदा योगी जी द्वारा लिखित कहानी मासूम मोहब्बत। आइए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5। कंगना ने जगदीश को फ़ौरन अस्पताल भर्ती करवाया, जहाँ कंगना को जगदीश की बीमारी के बारे में पता लगते ही उसके होश उड़ गए। जगदीश को कैंसर था, जिसका इलाज चल रहा था और अब वो लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका था। डॉक्टर ने कंगना से कहा, आपको पहले नहीं बताया जगदीश ने अपनी बीमारी के बारे में? कंगना एकदम सुन्न होकर धम से कुर्सी पर बैठी, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। अपनी ही किस्मत को कोस रही थी आज। उसे अपनी मनहूसियत पर सच में बहुत रोना आ रहा था। कभी कभी हम जिस चीज़ से हमेशा भागना चाहते हैं वही हमारे सामने आग खड़ी हो जाती है। किसी तरह खुद को संभाल कर जगदीश के वार्ड में पहुंची, जो चारों तरफ से मशीनों से घिरा अस्पताल की छत की दीवारों पर नजरें टिकाए आंसू बहा रहा था। अपने दुख में इस तरह डूबा था कि कंगना का आना भी उसे महसूस नहीं हुआ। उसने कहा था कि इस मनहूस से शादी करना, कम से कम तेरी जिंदगी की डोर इतनी जल्दी तो नहीं टूट रही होती। कमला देवी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठी गुस्से से कंगना को बार बार कोस रही थी। तभी एक नर्स ने उन्हें मरीज के सामने इस तरह चिल्लाने की वजह से बाहर बैठने को कहा। कमला देवी रोते बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। कंगना गर्दन झुकाए जगदीश के बेड के पास खड़ी मशीनों को घूर रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। जगदीश के स्पर्श से कंगना का ध्यान टूटा। मुझे पता है कंगना, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे। कंगना, पहली बार मैंने तुम्हें साल भर पहले तुम्हारी माँ के द्वारा पिटते हुए देखा था। तब से हर बार तुम्हारी गली से मेरा गुजरना होता। वहीं मेरा एक दोस्त भी रहता था, जिसकी छत से मैं घंटों तुम्हें देखा करता। पहली नज़र में ही तुम्हारी मासूमियत ने मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित कर दिया। तुम्हें हर हाल में उन तकलीफ़ों से निकालना चाहता था, इसलिए तुम्हें उस दिन छत पर कपड़े सुखाते देखा। मैंने वो प्रेम पत्र दिया था, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। तुमने तो मुझे कभी देखा भी नहीं, फिर तुमने हाँ क्यों कर दी? तुम चाहती तो मना कर सकती थी कंगना। कंगना ने अपनी आंखें मीच कर आंसू लुढ़काते हुए कहा, आपने मुझे जिस दिन पत्र दिया था मैंने उसे नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे सौतेली भाई ने देख लिया था, जिससे घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ। मुझे हर बार की तरह मार तो पड़ी ही, साथ ही मेरी सौतेली माँ ने कई तरह के लांछन भी लगाने शुरू कर दिए थे। इन कठोर शब्दों के साथ मेरा वहाँ दम घुटने लगा था। तब से मैंने आपके दोस्त से कहकर आप तक मेरा जवाब वाला पत्र पहुँचाया। एक लड़की जितने चाहे मार और दर्द सह सकती है, लेकिन अपनी इज्जत पर झूठा लांछन नहीं सह सकती। इसलिए मैंने अपने सोने की चेन के साथ पत्र भी वहाँ छोड़ दिया था और आपके पास चल आई। मैं आपका नाम भी नहीं जानती, लेकिन उन रोज़ की कड़वे शब्दों से भागना चाहती थी। लेकिन शायद मेरी मनहूसियत मुझसे कई कदम आगे निकल जाती है। कंगना, मैं रोज़ रोज़ की झिकझिकबाजी से निकलकर शांत और खुशनुमा माहौल देना चाहता था तुम्हें। सोचा कुछ दिन से ही सही तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन बीच में ही कहकर जगदीश फबक फबक कर रो पड़ा। कंगना ने रोते हुए जगदीश के कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा। किसी तरह खुद के आंसुओं को रोक कर जगदीश को चुप कराने में लग गई। मैं किसी खुशी के लायक नहीं जगदीश जी। अगर मेरे नसीब में खुशी ही होती तो बचपन में माँ का मरना और पापा की भरपूर नफ़रत मिलना, फिर मेरा दोस्त। कंगना जबान पर आदित्य का नाम लाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ जगदीश के अंतिम दिनों में उसे और दुखी नहीं कर सकती। मैं सच में मनहूस हूँ जगदीश जी, मैं मनहूस ही हूँ, कहकर कंगना खुद को संभालने के लिए बाहर चली आई। जगदीश भी खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था कंगना की हालत देखकर। कंगना अब एकदम टूट चुकी थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर उसने जगदीश का ख्याल रखना था। कंगना पूरी तरह जगदीश की देखभाल में लग चुकी थी। समय पर खाना खिलाकर दवाई देना, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए इसके लिए वहीं पर उसके बेड के पास घंटों तक बैठी रहती, और कभी कभी तो वहीं पर बेड पर सर टिकाकर सो भी जाती। जगदीश के कपड़े बदलने से लेकर उसे नित्य कर्म आदि काम कंगना ही करती। धीरे धीरे कमला देवी भी बीमार रहने लगी। जवान बेटे को इस हालत में देखकर एक माँ न जाने कितने दुखों से गुजरती है।
अब घर और अस्पताल में जगदीश की पूरी जिम्मेदारी कंगना ही संभालती। धीरे धीरे जगदीश के घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी, जिसकी वजह से जगदीश के अस्पताल का खर्चा वहन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर 3 महीनों के बाद जगदीश ने अपनी आखिरी सांस भी छोड़ दी। जगदीश के क्रियाकर्म के दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके कुछ ही दिनों बाद कमला देवी भी इस दुनिया से विदा हो चली। चैप्टर 6। इतनी बड़ी हवेली में कंगना की सिसकियां मात्र ही दीवारों तक पहुँच कर रह जाती। कोई भी उसे सांत्वना देने तक उसके पास नहीं आया। उल्टे अनगिनत ताने मार कर उसके घर से मुंह फेर लेते। मनहूसियत का धब्बा लग चुका था कंगना के माथे पर। आते ही पूरे घर को सुनसान कर दिया कलमुही ने। तभी इसकी सौतेली माँ का बर्ताव इसके प्रति रूखा था। सही ही कहते हैं इसके पापा। न जाने आसपास के सभी लोग कंगना को किन किन नामों से पुकारने लग गए थे, जिस वजह से कंगना बाहर निकलने से भी डरने लग गई थी। कंगना की आंखों का पानी हर पल रोते रहने से सूख चुका था। उसकी सिसकती आवाज़ 4 दीवारी में सिमट कर ही रह चुकी थी। कंगना की हालत उस मिट्टी की गुड़िया की तरह हो गई जो नीचे गिरते ही टूटकर बिखर जाती है। इस तरह धीरे धीरे कंगना एक जिंदा मुर्दा बनकर सिमटी रहती। एक दिन कंगना के घर की घंटी बजती है। कई देर बाद कंगना कमज़ोर सी दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजे के पास पहुंचकर गेट खोलती है। सामने खड़ी लेडीज़ पुलिस कंगना को घूरते हुए कहती है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आप मायके के सारे गहने चुरा कर भाग आई हैं और यहाँ छुपी बैठी हैं। कंगना के लिए ये सब सुनकर कोई सदमे वाली बात नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद भी किस्मत को ही कोस रही थी। कंगना के भावहीन चेहरे को देखकर लेडीज इंस्पेक्टर ने कंगना को हथकड़ी लगाकर अपने साथ लेकर जाने लगी। आसपास के लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे, ऐसी बेटी से तो बिना संतान ही जीना बेहतर है। जन्मते ही माँ को खा गई और शादी के बाद कमला देवी के घर को सुनसान बना दिया। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हीं को लूटकर यहाँ छुपी रहती थी। ज़माना तो देखो, आजकल कोई विश्वास योग्य नहीं। और भी न जाने क्या क्या कड़वे शब्द थे जो पुलिस के साथ चल रही कंगना के कानों में पड़ रहे थे। 3 महीने से केवल पानी पीकर जीवन बसर कर रही थी कंगना के गुलाबी होठों पर कालापन आकर पपड़ी जम गई थी। आंखों के आगे काले घेरे, चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ। चांद की तरह चमकने वाला चेहरा अब ग्रहण लगे चांद की तरह लगने लग गया था। कमज़ोरी की वजह से कंगना एकदम धीरे चलते हुए एक जिंदा मुर्दे के समान लग रही थी। चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं दिख रहा था। कंगना की ऐसी हालत देखकर इंस्पेक्टर कावेरी का मन बहुत व्यथित हो रहा था। भीड़ को हटाते हुए कावेरी की नज़र बार बार कंगना के चेहरे पर जम जाती। थाने में पहुंचते ही कंगना को एक जेल में डाल दिया गया। कंगना के लिए जेल और घर एक समान ही थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो बस इतना कि ससुराल में कंगना अपनी मर्जी से थी और जेल में मायके वालों की मर्जी से। इसी कहानी का ये दूसरा चित्र है। कौशल्या और माहेश्वर प्रताप के घर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग आकर दरवाजे की घंटी बजाते हैं। एक नौकर दरवाज़ा खोलता है। वो लोग बिना कुछ कहे नौकर को हटाकर सीधा बंगले में प्रवेश कर जाते हैं और चारों तरफ छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी एक दूसरी गाड़ी से एक हैंडसम नौजवान सफ़ेद शर्ट के ऊपर काली ब्लेज़र पैंट, काले जूते पहने, आंखों पर काला चश्मा, हवा में लहराते बाल, चेहरे पर गुस्सा, सीधा कौशल्या के बंगले की दरवाजे की तरफ मुड़ता है। कौशल्या उन लोगों को बार बार पूछे जा रही थी, लेकिन सभी लोग सामानों को उथल पुथल कर छानबीन में व्यस्त थे। किचन के राशन के डिब्बे, सोफे के कवर, बेड के गद्दे, हर जगह से दबे रुपयों को 15 मिनट में बाहर निकाल कर रख दिया। माहेश्वर जी सीढ़ियों से उतरते हुए घबरा कर उस नौजवान से पूछते हैं, आप कौन हैं और मेरे घर की तलाशी लेने की परमिशन किसने दी है आपको? उस नौजवान ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं आदित्य सक्सेना, इनकम टैक्स ऑफिसर। दोस्तों, आपको यह नई कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।